हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं PSLA का यूनिट नंबर 4 दैट इज़ लीनियर अलजेब्रा। ये अभी तक का सबसे इजी यूनिट है आउट ऑफ द 3 यूनिट्स जो हमने PSLA में पहली पढ़ी है। तो इसके टॉपिक्स और इसके क्वेश्चंस सब कंपैरेटिवली काफ़ी इजी हैं, ठीक है, और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है तो काफ़ी इजीली आपसे हो जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रैमर्स रूल। ये हमने पहले भी 11th और 12th में पढ़ा होगा स्कूल में, तो ये काफ़ी बच्चों को फेमिलियर होगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल में हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है जिसमें हमारे पास ऐसे 3 या 4 लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशंस का हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। जो भी जैसे एक्स, वाई और जेड के जो भी कोफिशिएंट्स हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3, ये जो हमारे A मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, और एक्स मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एक्स, वाई और जेड जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स मैट्रिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। और बी मैट्रिक्स से हम डिनोट करते हैं जो भी हमारे इक्वल टू के बाद होते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और हमारा फंडा क्या होता है इसको सॉल्व करने का, AX इज इक्वल्स टू B। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने देखना है कि हम D से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो जो भी कोफिशिएंट्स था इन सब का, जो भी मैट्रिक्स A था उसका जो हम डिटर्मिनेंट है उसको D से डिनोट करते हैं। If D is not equal to 0 then the system has unique solutions। अगर D 0 आ गया तो फिर तो गलत बात ही है। अगर D 0 नहीं आता तो इसका मतलब सिस्टम के पास कुछ यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स, वाई और जेड की कुछ यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, AX इज इक्वल्स टू B के लिए हम हर बार क्या करते हैं, DX, DY और DZ डिटर्मिनेंट्स, 3 तरीके के डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहला DX में हमारा जो भी X के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम B के कोफिशिएंट से इंटरचेंज कर देंगे। पहले A1, A2, A3 थे, अब D1, D2, D3 रखेंगे क्योंकि जो हमारे इक्वल टू के बाद के कोफिशिएंट्स थे ये इनको रखेंगे। DX है तो X के कोफिशिएंट की जगह, DY पे Y के कोफिशिएंट्स की जगह, DZ पे Z के कोफिशिएंट्स की जगह। तो ऐसे करके हम DX, DY और DZ का डिटर्मिनेंट निकाल करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक्स, वाई, जेड का सॉल्यूशन निकालेंगे। वो भी पता है कैसे, DX बाई D, DY बाई D एंड DZ बाई D। एक्स, वाई और जेड का रिस्पेक्टिवली सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे जब हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल देंगे यहाँ पे हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा और क्वेश्चन जो है वो मेरा ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीनों केसेस को एक बारी कंबाइन करके दिखाती हूँ। अगर D नॉट इक्वल टू 0 कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आई तो इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी कि एक्स, वाई, जेड या X1, X2, X3 जो भी होता है इनकी जो है यूनिक वैल्यूज़ निकलेंगी। लेकिन अगर D 0 है और एनी DI इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि D तो 0 है, मेन डिटर्मिनेंट तो हमारा 0 है, लेकिन एनी ऑफ द DI मीन्स DX, DY, DZ और DW वट एवर हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे DI है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गए जबकि डिटर्मिनेंट 0 है तो नो सॉल्यूशन, यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर दोनों ही 0 आ गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये 3 केस होते हैं। तो आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। तो इन तीनों केसेस को हमें याद रखना है। डिटर्मिनेंट नॉट नॉन ज़ीरो तो यूनिक सॉल्यूशन, 0 या कोई और नॉन ज़ीरो तो नो सॉल्यूशन, और दोनों ही 0 हो जाएंगे तो इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं अब इसको कैसे करना है हमने। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये यहाँ पे एक्स, वाई, जेड 3 वेरिएबल्स हैं और ये हमारा इक्वेशन है। तो इससे हम AX इक्वल्स टू B भी निकाल सकते हैं। पहले जैसे मैंने इसमें आपको शॉर्ट में करके दिखा रखा है, सबसे पहले आप A को डिफाइन करोगे, फिर X को डिफाइन करोगे, फिर B को डिफाइन करोगे और आप लिख के भी दिखाओगे कि AX इक्वल्स टू B है हमारा, ठीक है। A के लिए हमारा A यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट हमारा D से डिनोट होता है, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ A कैसे। X के कोफिशिएंट लिखेंगे पहले 1, 2, 1,
y के 1 -1 2, यहाँ पे 1 -1 2 1 -1 2 1 3 3 1 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबके कोफिशिएंट्स लिख दिए, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी डिटर्मिनेंट को। अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जिनको नहीं आता एक बार ही देख लीजिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इन 3 चीज़ों को लेते हैं, जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे। जैसे यहाँ पे तीनों में 1 है बाई चांस, बट यहाँ पे जैसे 6 1 1 है, तो पहले 3 नंबर्स को लेंगे। सबसे पहला 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उन सबको काटना है, ठीक है। बचे हुए वालों को कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है डायगनली, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू 3 -3 -3 2 ज़ा -6, ऐसे। फिर दूसरा वाला जब आएगा उसके आगे हम माइनस लगाएंगे हमेशा। माइनस लगाया मैंने, इसे काटा इससे काटा डायगनली, 2 3 ज़ा हेयर 6, फिर 3 1 ज़ा हेयर 3, और बीच में माइनस आता है हमेशा, ठीक है। फिर तीसरे पे जाते हैं हम। यहाँ पे फिर पॉजिटिव, फर्स्ट पे भी पॉजिटिव था, थर्ड पे भी पॉजिटिव है, बस बीच वाले पे नेगेटिव रखना है। थर्ड वाले पे जाते हैं, इसको यहाँ से क्रॉस किया, इसको यहाँ से क्रॉस किया, 2 2 ज़ा डायगनल में 4, माइनस टाइम्स ऑफ 1 इंटू -1, दैट इज माइनस इंटू -1। इसको मैंने सॉल्व करके निकाला कि मेरा आंसर तो -7 आ रहा है। डी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे तीनों के निकालने, तो मुझे dx, dy और dz की वैल्यूज निकालनी है फ्रॉम व्हाट। dx है तो x के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करूंगी, y है तो y के कोफिशिएंट्स को, और z है तो z के कोफिशिएंट्स को। किससे चेंज करूंगी, इक्वल टू के बाद वाले 6 1 और 5 से। जैसे dx देखते हैं, 6 1 और 5 से मैंने इंटरचेंज कर दिया x के कोफिशिएंट्स को, और उसके बाद उसी फॉर्मूले से डायगनल्स मल्टीप्लाई करके, फिर इसको माइनस से डायगनल्स मल्टीप्लाई करके, फिर इससे डायगनल्स मल्टीप्लाई करके मैंने ये dx भी सॉल्व कर दिया, -35 मेरा आंसर। फिर ऐसे ही मैं dy करूँगी, y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करूँगी इक्वल टू के बाद से, ये आ गया मेरा आंसर सॉल्व करके। फिर z की कोफिशिएंट्स को चेंज करूँगी इक्वल टू के बाद से, फिर ये आ गया मेरा। अब मुझे x y z का सॉल्यूशन निकालना है। x होगा dx बाई डी, dx मेरा ऊपर मैंने निकाला -35, d मेरा -7, तो x का सॉल्यूशन 5 आ गया। उससे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले मुझे बताओ कि कैसा टाइप ऑफ सिस्टम है ये। यहाँ पे d मेरा नॉन ज़ीरो है, ठीक है। नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यूनिक सॉल्यूशन x y z के कोई एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब x y और z के सॉल्यूशन भी निकाल ही लेते हैं। वैसे ही dx बाई डी एक्स के लिए, dy बाई डी वाई के लिए -21 बाई -7 3 आ गया, और z के लिए dz बाई डी 14 बाई -7 दैट इज -2। देयरफॉर x y z का मेरा आया 5 3 एंड -2, ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेना, ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं थोड़े से कंपैरेटिवली लॉन्गर टॉपिक पे, बट ईजी अगर आपने इसके स्टेप्स याद कर लिए तो। सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, शॉर्ट में SVD। ये कैसे हम करते हैं, यहाँ पर हमारी एक तरीके की आप थ्योरम समझ लो, ये हमारी एक तरीके की थ्योरम, ओके आई एम सॉरी, हाँ, तो ये हमारी एक तरीके की थ्योरम है। कैसे, ये हमारी थ्योरम है A इज इक्वल्स टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज। A इज इक्वल्स टू, ए कोई हमारा मैट्रिक्स है, इज इक्वल्स टू यू सिग्मा वी का ट्रांसपोज लेना आपको आता ही होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर A की जो हमारे डायमेंशंस है वो m क्रॉस n है, तो u की m क्रॉस m होगी, v ट्रांसपोज की n क्रॉस n होगी, और बीच वाले की m क्रॉस n सेम होगी सिग्मा की। ये ऐसे करके याद कर लेना, इससे आपको हेल्प आउट मिलेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन काफ़ी नीचे जाके मिलेगा, तो हमें नहीं पता वेदर द सॉल्यूशन इज राइट और रॉन्ग, तो बीच के स्टेप्स में आप चेक कर सकते हो कि u v ट्रांसपोज और सिग्मा अगर ये कॉन्फ़िगरेशंस को फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू A, देन मीन्स आप बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हो, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड A ट्रांसपोज A, उसको हम B लेट कर लेंगे, ठीक है। A ट्रांसपोज A निकाला, फिर हमने ईगन वैल्यूज निकालनी है ऑफ B। वो कैसे निकलती है, B जो हमने ये निकाला था -λ I कर देंगे,
डायगनल एलिमेंट्स पे और 0 को इक्वल करके लैम्डा की वैल्यूज आ जाएगी। 1 आई 2 आई 3 आई 4 है, पता नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। फिर हम उसी के इगन वेक्टर्स निकालेंगे, x से मल्टीप्लाई करके हम उन x की वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, फिर हमें सिग्मा निकालने के लिए हम सिग्मा 1 को अंडर रूट लैम्डा 1 करेंगे, जो हमने ऊपर इगन वैल्यूज़ निकाली थी, और सिग्मा 2 के लिए अंडर रूट लैम्डा 2। ऐसे हमारे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा 1 सिग्मा 2, अगर सिग्मा 3 होगा तो सिग्मा 3, सिग्मा 4 होगा तो यहाँ, बाकी सारे एलिमेंट्स पे 0 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम v1 निकालेंगे, यहाँ से हम s1 निकालेंगे, यहाँ से हम s2 निकालेंगे। अब ये तो इस स्टेप्स को आपको नोट करके ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे तो ही समझ में आएगा कि ये स्टेप्स का मतलब क्या है। v1 v2 निकाल के हमें v मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, u1 u2 निकाल के हमें u मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, और उसके बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं इस थ्योरम से, फॉर्मूला से। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। आइए, क्वेश्चन है फाइंड एसवीडी डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए मुझे दे रखी है, मुझे इसकी एसवीडी डिकम्पोजिशन निकालनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था, ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम, उसको हम लेट करेंगे बी। तो इसका ए तो ये है, ए तो एज इट इज़ आ गया। अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जैसे 2/2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ना, तो इसमें तो बहुत इजीली निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, हम डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 -1 2, ये हमारा ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज मैंने करा, और इसको मैंने कैसे, इसको दोनों को सॉल्व करके मेरे पास बी आ गया, लेट किया मैंने इसको बी। इनके आंसर को सॉल्व कैसे करा मैंने, सबसे ईजी मेथड यही है मेरा, इन दोनों को उठाया, इन दोनों को उठाया और इन दोनों के ऊपर ले गई। कैसे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को माइनस मल्टीप्लाई किया +1, 5 आ गया। तो पहला एलिमेंट तो मेरा 5 आ गया। ठीक है, फिर इसको मैं नीचे लेकर गई, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 2 से मल्टीप्लाई किया -2, सेकेंड एलिमेंट आ गया मेरा 2। फिर इसे मैं यहाँ लेकर गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, -1 इंटू 2 इज -1, -2 दैट इज 2, सही आ गया। फिर इसको यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, +4 8, ये वाला एलिमेंट 8, इसको मैंने बी लेट किया। अब मुझे निकालने ईगन वैल्यूज़, बी माइनस लैम्डा ए का डिटरमिनेंट मैं 0 के इक्वल करूँगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हीं में माइनस लैम्डा करते हैं। 5 माइनस लैम्डा और 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 5 माइनस लैम्डा इंटू 8 माइनस लैम्डा और फिर -2 टाइम्स ऑफ 2, तो इसको मैं एक्सपैंड करके मेरे पास ये आया। फिर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, मैंने उसको खोल के मेरे पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ गई। बड़ी वैल्यू 9 थी तो मैंने इसको लैम्डा 1 दे दिया और दूसरी को हमने लैम्डा 2 दे दिया। दोनों लैम्डा आ गए। जैसे ही दोनों लैम्डा आएंगे आपको ध्यान रखना है कि मुझे दोनों सिग्मा निकाल लेना उसी टाइम। सिग्मा 1 लैम्डा, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा 1 और सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्डा 2। अंडर रूट 9 3 आ जाएगा, अंडर रूट 4 2 आ जाएगा। तो सिग्मा कैसे आया हमारा 3 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 और बाकी 0। ये मेरी ईगन वैल्यूज़ थी, इससे मेरा सिग्मा निकल आया। अब ईगन वेक्टर्स निकालते हैं। इसी को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 0 के इक्वल्स में रख देंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो इससे हमारे ईगन वेक्टर्स निकल जाएंगे। अब लैम्डा की तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो हम लैम्डा 1 के लिए अलग से करेंगे और लैम्डा 2 के लिए भी अलग से करेंगे और दोनों की ईगन वेक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले मैंने लैम्डा 2 के लिए करा। फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 4, 5 माइनस लैम्डा, ये था ना मेरे पास ईगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, ये था। सो 5 माइनस लैम्डा 1, 8 माइनस लैम्डा 1, दैट इज 5 माइनस 4 8 माइनस 4 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0। और मुझे x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंप्लीफाई करके 1 यहाँ पे 4। अब इसको मैं यहाँ लेकर जाऊँगी तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने इसको सॉल्व किया, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू x1 इज इक्वल्स टू -2x2। तो यहाँ पे x1 और x2 कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से,
अगर x1 -2 है तो x2 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटेड है। तो इसको हमने s टर्म नेम किया कि x1 और x2 यानी कि ईगन वेक्टर्स हमारे कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, वो मैंने निकाल दिया। इसको मैंने s2 टर्म किया। इसी तरीके से मैं लैम्डा 1 के लिए भी निकालूंगी। 5 - λ1 8 - λ1 x1 x2 = 0। -4 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। x1 x2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी। -4x1 + 2x2 = 0 एंड हेयर 2x1 - x2 = 0। यहाँ से मैंने सॉल्व करा तो मेरा x1 क्या आया, 2 टाइम्स ऑफ x2। तो अगर x1 2 होगा तो x2 1 होगा। तो मैंने इसको s1 नेम दे दिया इनके ईगन वेक्टर्स को एक दूसरे से रिलेट करके। अब मेरे पास s1 भी है, मेरे पास ऊपर s2 भी है। तो मैं अब निकालूंगी v1 कैसे निकलेगा मेरा, s1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ s1। और मैग्नीट्यूड ऑफ s1 कैसे निकलेगा, जैसे s1 ये है मेरे पास, तो √2² + 1² यानी कि √5 ये मेरा मैग्नीट्यूड है s1 का। तो v1 कैसे निकाला मैंने, s1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ s1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x1 1/√5 और s1 क्या था 2 1, तो 2/√5 1/√5। अगर मैं 1/√5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा v1 आ गया। सिमिलरली मैं v2 निकालूंगी, s2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ s2। s2 क्या था -2 और 1, तो मैग्नीट्यूड इनका भी यही आया, -2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √5 ही आया ये भी। तो यहाँ पे 1/√5 और -2 1 यानी s2 से मल्टीप्लाई, अंदर जाके -2/√5 और यहाँ पे 1/√5। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया। जब v1 v2 दोनों आ गए तो मैं v भी निकाल सकती हूँ। पहले मैंने v1 को लिखा, फिर मैंने v2 को लिखा, तो ऐसे मेरा ओवरऑल v निकल आया। लास्ट स्टेप अब हमें u निकालना है। v आ गया हमारे पास, सिग्मा हम ऊपर निकाल चुके हैं, a हमारे पास पहले ही था, तो हमारे इसके अकॉर्डिंग u सिग्मा v ट्रांसपोज, तो यानी कि हमें u निकालना है इस वक्त। u1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a v1 अपॉन सिग्मा 1, दैट इज सिग्मा 1 था मेरे पास 1/3, a था मेरे पास, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। v1 मैंने अभी ऊपर निकाला, ये रहा, तो v1 यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको दैट इज 4/√5 -2/√5, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4, और सॉरी नीचे वाले को ना मल्टीप्लाई करना था, हाँ। तो 2 2 ज़ा 4/√5 -1/√5, तो आ गया मेरे पास 3/√5, ये रहा। फिर यहाँ पे 4/√5 + 2/√5 क्या आ गया 6/√5, यहाँ पे मेरा 6/√5। 1/3 से मल्टीप्लाई करना था तो मैं इसे अंदर ले गई, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/√5 और यहाँ पे 2 हो गया तो 2/√5। तो u1 भी आ गया मेरा। अब बारी है u2 निकालने की। u2 है a v2 अपॉन सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 था 1/2, √λ2 का √4 का, तो 2 आ गया ना 1/2। a ये रहा और v2 मेरा ऊपर था, ये निकाला था मैंने v2 ऊपर। फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकला मेरा, और 2 को मैं अंदर लेकर जाऊंगी तो -5/2√5, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1/√5। ठीक है, तो मेरा u2 भी निकला है इसमें से। अब हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा a = u सिग्मा vt निकल आएगा। ये सारे स्टेप्स से हमने ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो मैंने ऊपर आपको स्टेप्स बताए थे सारे मैंने वही स्टेप्स लगाए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले a इंटू a ट्रांसपोज = b लेट करूँगी। उसके बाद b की वैल्यू आ गई, फिर हम ईगन वैल्यूज ऑफ b निकालेंगे इस तरीके से। फिर उन ईगन वैल्यूज से λ1 λ2 जब आ जाएंगे तो हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लेंगे इजीली। उसके बाद हम ईगन वेक्टर्स निकालेंगे b के x से मल्टीप्लाई करके, जिससे हम s1 और s2 निकालेंगे। फिर उन s1 और s2 से हम v1 और v2 निकालेंगे।
जिससे हमारा v निकल आएगा, और फिर इस फॉर्मूले से हम u1 निकाल देंगे जिससे हमारा u निकल आएगा। उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी बाई चांस 2 क्रॉस 2 ही आएगा, ये भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा, और ये भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा क्योंकि m इज इक्वल्स टू n है यहाँ पे, m क्रॉस n। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं मैट्रिसेस के बारे में, कुछ अलग अलग मैट्रिसेस के बारे में आपको बताऊंगी जो कि आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज हर्मिटियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड हर्मिटियन मैट्रिक्स इफ, H मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम H मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब उसका A कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A होगा। स्टार से डिनोट करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज, वो A के ही इक्वल होगा, खुद के ही इक्वल होगा, तो हम उसको H मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल है, ये हमारे पास A है, इसका मैं A स्टार निकालूंगी, तो यहाँ पे मैंने इसका A स्टार निकाला, दैट इज A स्टार इज इक्वल्स टू A आ रहा है यहाँ पर, दैट इज द सेम, राइट। तो इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि A कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज में हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर ट्रांसपोज निकालते हैं। कैसे? कॉम्प्लीमेंट होता है, कोई भी प्लस का साइन है तो उसे माइनस कर दो, माइनस का साइन है तो उसे प्लस कर दो, उल्टा कर दो। तो 3 प्लस आयोटा को, जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट में निकालने जाऊंगी तो 2, 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा को 3 प्लस आयोटा हो जाएगा, और ये 5 ही रहेगा। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2, 3 प्लस आयोटा, यहाँ पे 3 माइनस आयोटा वापस आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये एज इट इज़ A के इक्वल है, तो यानी कि ये हमारी H मैट्रिक्स है। इसी तरीके से एक स्क्यू H मैट्रिक्स होती है। A square matrix A is called skew H matrix if A complement transpose is equal to माइनस A। तो A स्टार अगर माइनस A के इक्वल होगा तो वो स्क्यू है। जैसे ये हमारे पास, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0, 2 माइनस आयोटा, माइनस 2 माइनस आयोटा और 0। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे 0, माइनस 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड 0। यहाँ पर अगर माइनस देखो मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे नहीं था माइनस जो कि यहाँ पर है, दैट इज A स्टार इज इक्वल्स टू माइनस A, दैट इज ये स्क्यू H मैट्रिक्स है। वैसे ही एक यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स U इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ U स्टार U इज इक्वल्स टू U स्टार इज इक्वल्स टू I। बेशक U स्टार करो या U स्टार U करो, दोनों की वैल्यू I के इक्वल है, तो वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। जैसे U है मेरे पास ये, अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकाला U स्टार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास I आया, I है 1 1, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, तो मेरे को प्रूव हो गया कि ये U मैट्रिक्स ही है। ठीक है, एक और होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज रियल एलिमेंट्स एंड सेटिस्फाइज दैट A ट्रांसपोज A इज इक्वल्स टू I, देन इट्स ऑर्थोगोनल। कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, उसका मैं A ट्रांसपोज निकाल के A से ही मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा आंसर I आ गया, तो वो ऑर्थोगोनल है। I क्या है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, चाहे वो ऐसा I हो, चाहे वो छोटा वाला I हो जैसे पहले ऊपर दिखा रखा है, चाहे वो इससे भी बड़ा हो, डजेंट मैटर, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 होने चाहिए, तो वो I होता है। ठीक है, ये था कुछ मैट्रिसेस के बारे में। अब चलते हैं आगे यूक्लिडियन वेक्टर स्पेसेस में। ठीक है, अब कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसमें देखो मैं वैसे मैट्रिक्स में तो आपका यही क्वेश्चन आएंगे कि क्या प्रूफ करो, H है या स्क्यू H है या यूनिटरी है या ऑर्थोगोनल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब जैसे यूक्लिडियन वेक्टर स्पेसेस पे चलते हैं, कुछ वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इट इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V equipped with an inner product। उसमें इनर प्रोडक्ट इस तरीके से हम मेंशन करते हैं, ऐसे ऐसे हम जैसे वैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते थे ना वेक्टर्स का, तो वैसे हम यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं। विच सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज फॉर ऑल U V W दैट बिलोंग्स टू V एंड C बिलोंग्स टू R।
ठीक है, इसमें थ्योरी में जाने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं, ये फॉर रेफरेंस है सिर्फ। मेनली इसके क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम देखेंगे। 3 प्रॉपर्टीज़ पहले ये है, इनमें सिमेट्री होती है, जैसे यू वी को लो प्रोडक्ट में या वी यू को लो प्रोडक्ट में एक ही बात है। जैसे यू डॉट वी का प्रोडक्ट करो, डॉट प्रोडक्ट करो, या फिर वी डॉट यू डॉट प्रोडक्ट करो, दैट इज इक्वल ओनली। लीनियरिटी भी है, सी यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू है तो सी बाहर करके यू कॉमा डब्ल्यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू कर सकते हैं। और पॉजिटिव डिफाइनेटेस है, सॉरी पॉजिटिव डेफिनाइटेस। तो जैसे v और v है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर ग्रेटर देन 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कुछ इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी, सिमेट्री, लीनियरिटी एंड पॉजिटिव डेफिनाइटनेस। ये प्रॉपर्टीज का आपको एक बारी देख के ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ टर्म्स हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं एक बारी। जैसे एक है हमारे पास नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है कि वेक्टर की लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द वेक्टर v। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर v को हम डिनोट करते हैं v के मैग्नीट्यूड से। तो v का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके। जैसे v हमारे पास है 1 to 1, तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे निकलेगा, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 6। तो ये हमारा v का मैग्नीट्यूड निकलेगा। जैसे पहले हम स्कूल में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालते थे, वैसे ही हम लेंथ ऑफ द वेक्टर v नॉर्म निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी, u कॉमा v और ऑर्थोगोनल इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी कि u डॉट v अगर डॉट प्रोडक्ट इनका 0 है तो वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे u ये है हमारे पास 1 2 3 और v है 2 1 0, तो u v यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज 4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स u एंड v आर नॉट ऑर्थोगोनल। अब u और v का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 14, और v का 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज रूट 5। तो इन दोनों के नॉर्म्स निकल गए। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन टू अनदर वेक्टर, जैसे अगर हमें ये टर्म दे रखी है, दैट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ u ऑन बेस v, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, u v बाई v डॉट v इंटू वेक्टर v, ये वेक्टर है। ठीक है, तो u इसको याद रखना पड़ेगा, जो निकालना है जो बेस है वो नीचे और साइड में आएगा, याद रखना। u डॉट v अपॉन जो भी बेस है वो बेस में आएगा, v डॉट v इंटू द v वेक्टर। दिस गिव्स द कॉम्पोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो हमें कॉम्पोनेंट ऑफ u मिलेगा डायरेक्शन ऑफ v में। क्वेश्चन के साथ समझते आओ। जैसे u दे रखा है 2 4 1, v दे रखा है 1 2 2, तो हमें प्रोजेक्शन निकालनी है u ऑन बेस v। तो बेस v है तो ऑफकोर्स u v डिवाइड बाई v डॉट v इंटू v। अब u डॉट v कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, 12। v डॉट v कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2, दैट इज 9। सो u बाई v, u v इज 12, v v इज 9 मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर v। वेक्टर v इज 1 2 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म तीनों में मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 4 बाई 3 8 by 3 and 8 by 3 is an answer. This is the projection vector. That is component of u on v. ठीक है, एक और है जैसे नॉर्म और ऑर्थोगोनलिटी चेक करी थी, वैसे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स cos थीटा से हम डिनोट करते हैं। कैसे, u डॉट v अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v, नॉर्म ऑफ u एंड v, वटेवर। ठीक है, इससे हमारा एंगल निकलता है बिटवीन टू वेक्टर्स। अब GS orthogonalization process. It converts linearly independent set of vectors, that is v1, v2, v3, into an orthogonal or orthonormal set of u1, u2, u। तो ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये वेक्टर्स हमें आपको दे रखे हैं, इनको कन्वर्ट करो ऑर्थोगोनल सेट में
उसके बाद कन्वर्ट करो ऑर्थो नॉर्मल सेट में। कभी कभी दोनों आ जाते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि सिर्फ ऑर्थो नॉर्मल में या सिर्फ ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट कर दो। तो हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो जैसे हमारे पास कोई वेक्टर्स दे रखे हैं, वी से डिनोट किया जो हमें मिलेंगे और यू से डिनोट किया जो हमने निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास जैसे u1 निकालना है तो वो एग्जैक्टली सेम होगा। फर्स्ट वाले का रूल क्या है कि u1 तो है v1 के एग्जैक्टली सेम होगा। फिर u2 को कैसे निकालना है? u2 होगा v2 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन पहले वाला, दैट इज u1। ठीक है, u3 कैसे निकालेंगे? v3 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन पहले वाला एंड प्रोजेक्शन ऑफ v3 ऑन दूसरे वाला। क्योंकि 3 है तो उससे पहले 2 है तो दोनों आएंगे। यहाँ 2 था उससे पहले 1 था तो 1 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था उससे पहले तो कुछ भी नहीं आया प्रोजेक्शन में। ऐसे करते 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 कुछ भी होगा, जैसे u6 होगा तो वो v6 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ v6 ऑन u1, प्रोजेक्शन ऑफ v6 ऑन u2 करते करते u5 तक। ठीक है, फर्दर अगर हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालने हैं तो हम उसे ई से डिनोट करते हैं, और वो कैसे करते हैं? यू वेक्टर डिवाइड बाय द नॉर्म ऑफ यू वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। इससे हम ऑर्थो नॉर्मल सेट निकालते हैं। तो अभी इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमें v1 और v2 दे रखे हैं तो हमें u1 और u2 निकालने हैं, क्योंकि 2 वेक्टर्स हैं तो 2 वेक्टर्स निकालने हैं। अब देखो, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करके उसके बाद भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं। वरना अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे साथ सॉल्व करना, उसके बाद खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहला वेक्टर है 1 1 0 एंड दूसरा वेक्टर है 1 0 1। सबसे पहले तो यही था कि पहला वेक्टर तो v1 के इक्वल ही होगा, तो u1 तो मेरा यही आ गया 1 1 0 सेम एज v1। u2 कैसे निकलेगा? v2 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन पहले वाला, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन u1। अब प्रोजेक्शन ऑफ v2 ऑन u1 कैसे निकालूंगी मैं? v2 इंटू u1, बेस क्या है u1, तो u1 इंटू u1। अब v2 डॉट u1 कैसे निकालूंगी मैं? 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाय u1 डॉट u1, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय u1 वेक्टर। इसको सॉल्व करके हाफ आया, इसको मैं अंदर फिर लेकर जाऊंगी तो u2 क्या आया मेरे पास? 1 0 1। अभी तो सिर्फ प्रोजेक्शन वेक्टर निकला है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर था। u2 निकालने के लिए हमें v2 से माइनस भी तो करना पड़ेगा प्रोजेक्शन वेक्टर। तो u2 इज इक्वल्स टू v2 1 0 1 माइनस प्रोजेक्शन जो हमने निकाली है, तो उससे हमारा u2 आ जाएगा। तो ये u1 और ये u2 मिला के ऑर्थोगोनल सेट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल सेट के लिए e1 और e2 निकलेगा, जहाँ पे e1 क्या है? u1 अपॉन नॉर्म ऑफ u1 एंड e2 क्या है? u2 अपॉन नॉर्म ऑफ u2। तो u1 मैंने लिया 1 1 0 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी e1 की वैल्यू क्या आई है? ये आ गया √2। तो ये √2 1 बाय √2 इनसे मल्टीप्लाई होता है 1 बाय √2 1 बाय √2 0। ये मेरे e1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैंने u2 रखा न्यूमरेटर में और u2 का नॉर्म रखा डिनोमिनेटर में। सॉल्व करके ये मेरे पास e2 की वैल्यू आ गई। तो e1 और e2 दोनों जो है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और ये जो ऊपर u1 और u2 निकाले थे ऑर्थोगोनल सेट थे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। अलग अलग भी मिल सकता है, इकट्ठे भी मिल सकता है, डिपेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, हमारा जो है LU डिकम्पोजिशन। इसके कुछ 3 मेथड्स होते हैं जिनसे हम LU डिकम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड्स है LU डिकम्पोजिशन बाय रो रिडक्शन। इसमें हम रो रिड्यूस करके U मैट्रिक्स और L मैट्रिक्स निकालेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि U मैट्रिक्स और L मैट्रिक्स होती क्या है। तो ये रही, ये आपकी L मैट्रिक्स है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसमें अपर ट्रायंगुलर में 0 होते हैं। ये हमारी U मैट्रिक्स है, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसमें लोअर में 0 होते हैं, लोअर ट्रायंगल में 0 होते हैं। ठीक है, और ये होता है यहाँ पर U के कंपोनेंट्स, और यहाँ पे L के 3 ही कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि बाकी फर्स्ट में पहले पे 1 होता है, फिर 1, फिर तीसरे पे 1। तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, अपर ट्रायंगुलर 0 हो जाता है, तो 3 ही L के टर्म्स बचते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था L और U।
अब सबसे पहला जो मेथड है उससे निकालने के लिए मैं तीनों मेथड्स आपको एग्जांपल से ही समझाऊंगी, क्योंकि उसी से आपको समझ आएगा, थ्योरी पार्ट समझने की कोई खास नीड भी नहीं है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 3 1 1 1 -2 एंड 1 -3 एंड -5। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पिवट क्या है हमारा, A11 = 1। फर्स्ट पिवट है ये, तो मैं पहला पिवट लूंगी, इसको मैं पिवट बोलूंगी A11। अब मुझे पिवट मिल गया मेरा पहला, तो मैं L21 निकालूंगी और L31 निकालूंगी। तो L वाले मैट्रिक्स में मेरा L21 यहाँ था और L31 यहाँ था। कैसे निकालूंगी मैं, A ये है 21 ना, देखो ये A11 है, ये A21 है और ये A31 है। A21 डिवाइडेड बाय A11 से L21 आ गया, और A31 में और L31 निकालने के लिए A31 अपॉन A11, ठीक है। L21 कैसे निकाला मैंने, 3 डिवाइडेड बाय पिवट 3 आया और 1 डिवाइडेड बाय पिवट 1 आया। तो L21 और L31 की दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। इन दोनों वैल्यूज से अब मैं रो रिडक्शन परफॉर्म करूंगी। कैसे, पहला वाला 3 था, तो रो 2 = 2 विल बी चेंज इनटू रो 2 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1, ठीक है। अब रो 2 3 - 3 टाइम्स ऑफ रो 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगी, 3 - 3 0 आ गया। फिर यहाँ पे रो 3 विल बी रो 3 - रो 1, दूसरा वाला 1 था, तो रो 3 - रो 1 यहाँ 0 आ गया। मेरा पहला यू बनाने के लिए तो मेरा स्टेप्स ही यही कि मुझे ये और ये 0 में कन्वर्ट करना, तो मैं पहले पिवट से और फिर दूसरे पिवट से कन्वर्ट करूँगी, ठीक है। पहला पिवट का काम अब हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पिवट पे, दैट इज U22, दैट इज दिस इज आवर दूसरा पिवट। यहाँ पे याद है आपको एल मैट्रिक्स में L33 आता था, नहीं सॉरी, यहाँ पे एल मैट्रिक्स में L23 आता था। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो 1 0 ही है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने पिवट लिया ये U22, L32 निकाला मैंने -3 बाय पिवट, दैट इज 3/2, L32 की वैल्यू आ गई। इसी को यूज करके मैं फिर से रो रिडक्शन परफॉर्म करूंगी, एलिमिनेट करूंगी इस पिवट को। कैसे करेंगे एलिमिनेट, इस पिवट को, इसको करूंगे एलिमिनेट। तो रो 3 - 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। अब रो 1 से काम खत्म हो गया पहली बारी में ही, अब 3 को हम 2 से करेंगे। तो ये जो आपका L आया था, इसी से हम रो 3 को कन्वर्ट करेंगे रो 3 - 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो ये भी हमारा 0 बन चुका है और हमने ये वाले सारे को हमने चेंज कर दिया, और अब हमारा U जो है हमारे पास तैयार है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U हमारे पास रेडी है। इसी से हम L भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। L21 L31 की वैल्यू और L32 की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हम L मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमारा L भी हमारे पास आ चुका है। हेंस A = LU, A जो है वो L और U के डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो चुका है। आंसर, दिस इज आर आंसर। तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कौन सा मेथड यूज करने से। पहला मेथड से तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अब दूसरा मेथड देखते हैं, LU डिकम्पोजिशन बाय मैट्रिक्स कंपैरिजन। अब हम मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे आपस में। हमें पता है A = LU है, तो जो भी A मैट्रिक्स हमें दे रखी होगी उसको हम L × U के मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर करके हम सारी वैल्यूज U और L की निकाल के L और U को निकाल लेंगे। कैसे, मैंने इनको मल्टीप्लाई करके पहले ही रख लिया है, आप भी देख लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था मल्टीप्लाई करना, दैट इज U11 + 0 + 0, तो पहला एलिमेंट ये आ गया। फिर इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, U11 × L21 + 0 + 0। फिर इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी, U11 L31 + 0 + 0। फिर इसको इससे सिमिलरली U12 + 0 + 0। फिर इसको इससे U12 L21 + U22 + 0। फिर इसको इससे U12 L31 + U22 L32 + 0। अब इसको इससे U13 + 0 + 0। अब इसको इस बीच वाले से U13 L21 + U23। देन थर्ड वाले को लास्ट वाले से, दैट इज U13 L31 + U23 L32 + U33। ये हमने L और U को मल्टीप्लाई करके रख लिया। वी कैन कंपेयर A
and this multiplication of LU and thus find the respective elements of L and U. तो अपने A को इस मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर करके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को फाइंड करें। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें A दे रखा है, हमें L एंड U फाइंड आउट करना है। अब हम इस वाले को, मैं दोबारा नहीं लिखा इसे, इस वाले को मैं इस वाले से कंपेयर करके सबकी वैल्यूज़ निकाल दूंगी। पहली तो मेरे को वैल्यूज़ इजीली मिल गई, U11 1 है, U12 1 है और U13 भी 1 है। ठीक है, पहली 3 वैल्यूज तो मैंने इजीली निकाल दी। अब यहाँ पे U11 इंटू L21 इज इक्वल्स टू 3, तो L21 U11 तो पहले ही था तो L21 निकल गया। फिर दूसरा वाला देखूंगी, इसको मैं इक्वल रखूंगी 1 के दोबारा से। अब U12 की है, L21 की है, तो U22 निकल गया। सिमिलरली मैं फिर ये वाला लूँगी, U13 L21 प्लस U23, U13 L21 प्लस U23 -3 के इक्वल रखूँगी, यहाँ से U23 आ जाएगा। फिर U11 L31 से 1 के इक्वल रख के L31 आ गया। ऐसे करके कंपेयर कर करके मैंने सारे एलिमेंट्स L और U के निकाल दी और फिर मैंने एक L मैट्रिक्स बना दी L21, L31 और L32 से, और U13, U11, U12, U13, U22, U23, U33 से मैंने U मैट्रिक्स बना दी, L एंड U मैट्रिक्स दोनों के लिए। तो ये बहुत ही ईजी मेथड था। ठीक है, अब लास्ट मेथड पे चलते हैं जो कि है सॉल्विंग द सिस्टम यूजिंग LU डिकम्पोजिशन। ये कैसे करना है, ये थोड़ा थोड़ा क्रैमर्स रूल से रिलेट करता है। अब ये कैसे करता है ये भी देखो। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, 3 सिस्टमैटिक इक्वेशंस दे रखी है मुझे, वही है इसमें x1 x2 x3 या फिर xyz मान लो, इसे सेम ही बात है। 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, पूरा ax इक्वल्स टू b के फॉर्म का मुझे दे रखा है। जैसे मैंने इसमें अभी मिसिंग चीज़ है, मैंने पूरा नहीं करके दिखाया, इसमें शॉर्ट में लिखा है, बट आपको पूरा मेंशन करना है कि a क्या है, 1 3 1 1 2 -2 1 -3 -5, ये मेरा a है। ठीक है, x मेरा क्या है, x1 x2 x3 मेरा x है, b मेरा क्या है 1 5 10 और ax इक्वल्स टू b लिख के दिखा देना। अब हमें निकालना है L और U, सॉरी L और U इसने दे रखा है, यहाँ पर L और U दे रखा है। यहाँ पे आपको एक और ट्रिक की क्वेश्चन को और ट्रिक करने के लिए ये लोग ये भी बोल सकते थे कि L और U निकालो भी सही। वो हम कैसे निकालते फिर, वो हम A तो हमें पता ही है, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो हमारी A निकल जाती, उसी पे हम LU डिकम्पोजिशन करते रो रिडक्शन मेथड से। फिर हम L और U की वैल्यू निकालते और इन दोनों की वैल्यूज आने के बाद हम x1 x2 और x3 की वैल्यू निकालते हैं, तीनों वेरिएबल्स की। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे दे रखा है L और U, जैसे मुझे यहाँ पर L भी दे रखा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे उल्टा है, देखो L से मैं बोल रही हूँ लेकिन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और U से मैं बोल रही हूँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि L जो है वो लोअर मैट्रिक्स है, लोअर में है उसके नंबर्स, ऊपर 0 है। U अपर मैट्रिक्स है, नीचे 0 है, ऊपर में नंबर्स है। इस तरीके से याद कर लेना आप। तो यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि मुझे Ly इज इक्वल्स टू b सॉल्व करना है। अब यहाँ पे मुझे L और कुछ y वेरिएबल्स लेने हैं, y1 y2 y3 इज इक्वल्स टू b रख के मुझे सॉल्व करना है, जिससे मेरे पास y1 y2 y3 के वैल्यूज आ जाएगी। अब मैंने L इंटू y1 y2 y3 रखा जैसे ही, तो ये उसके कोफिशिएंट्स हो गए ना। तो y1 का कोफिशिएंट 1, फिर 0, फिर 0, फिर कोफिशिएंट 3 1 0 3 1 0, फिर कोफिशिएंट 1 3/2 1 1 3/2 1 और इक्वल टू b, तो 1 5 10 1 5 10। यहाँ से मैंने अगर तीन वेरिएबल्स, तो मैंने तीनों को सॉल्व किया, y1 y2 और y3 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इन तीनों की वैल्यूज आ चुकी है मेरे पास, तो मैं y यहाँ पे इजीली बना दूंगी 1 2 और 6, तो यहाँ पे y मैट्रिक्स तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, y तो मुझे निकालना ही नहीं था सॉल्यूशन में, मुझे तो x की वेरिएबल्स चाहिए थी। तो मैं क्या करूँगी, अब ux इज इक्वल्स टू y सॉल्व करूँगी। पहले क्या सॉल्व किया था, Ly इज इक्वल्स टू b, अब क्या सॉल्व करूँगी, सॉरी ये रहा ux इज इक्वल्स टू y। अब ux इज इक्वल्स टू y मैंने कैसे किया, u के कोफिशिएंट 1 1 1 पहले में 1 1 1, फिर
0 - 2 6 and 0 0 3, 0 - 2 6 0 0 3, x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल डाल दिए, इक्वल टू y रख दिया 1 2 6 1 2 6। अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 ही वेरिएबल्स हैं, तो मैंने तीनों को सॉल्व करा आपस में, x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकल आई। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं था। कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस हो जाती है कि यहाँ पर फाइनल सॉल्यूशन है, वो पेपर में यहाँ तक छोड़ के आ जाते हैं, बट नो, दिस इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। उसके बाद आपको एक स्टेप ux इज इक्वल टू y भी करना पड़ता है। उसके बाद वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ x के तीनों वेरिएबल्स मुझे मिल जाएंगे। ये मेरा आंसर है। ये भी बहुत ईजी मेथड था। तो मुझे तो अभी तक का इस टॉपिक का वैसे तो सबसे ईजी टॉपिक ही LU डिकम्पोजिशन लगता है। तो इसका क्वेश्चन फॉर श्योर आता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। इसके लिए मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है। अगर आपको हिंट की ज़रूरत है तो मैंने नीचे हिंट भी मेंशन करा है, वरना आप बिना हिंट के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस मेरे पास दे रखी है और मुझे बोला है कि मुझे LU डिकम्पोजिशन से इन तीनों को सॉल्व करना है। फॉर अ बोनस आप इसे क्रैमर्स रूल के साथ भी सॉल्व करके देखना। दोनों तरीके से सॉल्व करके देखो, आपको दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिस एक ही क्वेश्चन में हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना। आई विल टेल यू कि वो सही है या नहीं। ठीक है, और कुछ बच्चों को अगर हिंट चाहिए तो वो नीचे यहाँ पर हिंट भी देख सकते हैं, मैंने हिंट भी मेंशन करा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है, ये हमारा जो चैप्टर है यूनिट 4 लीनियर अलजेब्रा कवर हो चुका है। इसमें हमने क्या क्या देखा, LU डिकम्पोजिशन देखा जिसमें 3 तरीके के मेथड्स थे। फिर हमने ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स भी देखा, जिसको हम GS मेथड से डिनोट करते हैं, जिसमें हमने प्रोजेक्शंस यूज़ करी। फिर हमने प्रोजेक्शंस निकालनी सीखी, ऑर्थोगोनलिटी सीखी, नॉर्म सीखे, थीटा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स सीखा, यानी कि वेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। उससे पहले हमने 3-4 तरीके की मैट्रिक्स सीखी, H मैट्रिक्स, QH मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर हम ऊपर सबसे मेन टॉपिक हमने SVD सीखा, जो कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है जिसका अच्छे खासे मार्क्स में आएगा। उसके ये स्टेप्स हैं सारे। ठीक है, उससे ऊपर हमने क्रैमर्स रूल सीखा, जो कि तो बहुत ही ईजी टॉपिक था इस चैप्टर का, क्योंकि हमने पहले इन स्कूल टाइम भी कर रखा है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको अभी सारे टॉपिक्स यहाँ पर रिवाइज करा दिए हैं, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से बैठेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स मैथ्स है, वैसे तो स्टैट्स है, बट स्टैट्स इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथ्स। तो इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज़्यादा ही आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे PYQs को रेफ़र कर सकते हो, जो कि हमारी बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पे प्रीमियम बंडल है। ज़्यादा कुछ ऐसा महंगा नहीं है, इट्स वेरी अफोर्डेबल, यू कैन ईजीली अफोर्ड इट। आप PSLA या और भी बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें, जिनमें उसके पेड नोट्स यानी कि माइंड मैप्स या फिर और क्वेश्चन बैंक्स भी हैं उसके अलग से, वो सब है प्रीमियम में। तो आप उसको बाय कर सकते हो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, और आप बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी हो जाओगे वेरी इजीली। ठीक है, तो PSLA के प्रीमियम में आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे और आपको माइंड मैप भी मिलेगा, माइंड मैप और प्रीमियम नोट्स भी मिलेंगे। उसमें सब कुछ होगा, जैसे फॉर्मूला शीट्स होंगी और छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में होगा, मतलब सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड इस चैप्टर को बहुत ईजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो इसको ज़रूर करके जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।